आज के इस एपिसोड में हम एंटिसिपेटरी बेल करेंगे। एंटिसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है, उसके अलग अलग प्रोविजंस क्या हैं, उन सब चीज़ों को समझने की इस एपिसोड में हम कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी कोई भी नया टर्म आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि यार उसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, और मीनिंग की जब बात आती है तो हम वहीं पर जाते हैं जहां पर उसका प्रोविजन है। तो एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन कहाँ है? सेक्शन 438 सीआरपीसी। लेकिन एंटिसिपेटरी बेल को सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया गया। अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री चेक करें तो 1898 का जो कोड था, अपना फिलहाल वाला जो सीआरपीसी है वो 1973 में आया है। जो उससे पहले 1898 का कोड था उसमें एंटिसिपेटरी बेल को लेके कोई प्रोविजन नहीं था। पहली बार एंटिसिपेटरी बेल का जिक्र हुआ 41st लॉ कमीशन की रिपोर्ट में, और उन्होंने रिकमेंड किया कि एक एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान क्रिमिनल प्रोसीजर में इंक्लूड किया जाना चाहिए। इसलिए जब 1973 का एक्ट आया, अपना फिलहाल वाला सीआरपीसी, तो उसमें हमने एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन सेक्शन 438 में इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम हमारे साथ वही रही कि प्रोविजंस तो बता दिए कि क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा, कब मिलेगा, कंडीशंस क्या होंगी, सब बता दिए, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया, लेकिन मीनिंग नहीं बताया। तो इसका मीनिंग अब क्योंकि कोड में नहीं है तो वैसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जब मीनिंग की बात आती है तो वर्ड से समझो। और ये मैं सिर्फ एंटिसिपेटरी बेल को लेकर नहीं कह रहा हूं, ये मैं किसी भी बेल की नहीं, किसी भी वर्ड की डेफिनेशन को लेकर कह रहा हूं। उसका जो शब्द दिया गया उससे उसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या शब्द है? एंटिसिपेटरी बेल। वो बेल जो एंटिसिपेशन में लिया गया हो। किसके एंटिसिपेशन में? हाँ, वो एक सवाल बनता है, उसको देखते हैं। एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट मतलब क्या है इसका? एंटिसिपेटरी बेल का मतलब है बेल विच इज ग्रांटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट। एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट से क्या मतलब हुआ? अभी अरेस्ट हुआ नहीं है, अभी सिर्फ एंटिसिपेशन है, अभी सिर्फ लग रहा है कि अरेस्ट होगा। देखिए, अभी तक जो हम बेल पढ़ते आ रहे थे वो हम क्या पढ़ते आ रहे थे? अभी तक जितनी बार भी हमने बेल का जिक्र किया, हमने क्या जिक्र किया कि अरेस्टेड पर्सन, एक व्यक्ति अरेस्टेड है, वो कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में हो सकता है, जुडिशियल कस्टडी में हो सकता है, और उसको हम बेल दे रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट। अभी तक आदमी अरेस्ट हुआ नहीं है, सिर्फ एक एंटिसिपेशन है कि जी अरेस्ट होगा। तो हम ये कह सकते हैं बेल अप्लाइड इन बेल अप्लाइड व्हेन देयर आर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट। एक मिस्टर ए हैं, उनको रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि उनका अरेस्ट होगा, और वो रीजनेबल एप्रीहेंशन का ग्राउंड क्या होगा? यार ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं घर पे बैठा हूं और मुझे लगेगा कि आज तो पुलिस मुझे अरेस्ट करने आ रही है तो मैं एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा दूं। ऐसा तो नहीं होगा भाई, रीजनेबल एप्रीहेंशन कहीं से तो होगा ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हुई है। अब एफआईआर रजिस्टर हुई है तो उसे लग गया ना कि भैया एफआईआर रजिस्टर होगी तो अब मेरा अरेस्ट होने जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। यह सवाल प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि क्या एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगाने के लिए जरूरी है कि एफआईआर रजिस्टर हो चुकी हो? द आंसर इज नो। अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं भी हुई है, उसके बावजूद देयर इज रीजनेबल एप्रीहेंशन, तो भी एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। हालांकि बिना एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के रीजनेबल एप्रीहेंशन प्रूव करना मुश्किल होगा, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन इस पे कोई बार नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि रीजनेबल एप्रीहेंशन पहली चीज है जो कि एंटिसिपेटरी बेल के लिए रिक्वायर्ड है, और वो रीजनेबल एप्रीहेंशन आपको एफआईआर से भी हो सकती है और वो अदरवाइज भी हो सकती है। तो अब मिस्टर ए को ये रीजनेबल एप्रीहेंशन हो गया कि भैया मुझे पुलिस जो है वो अरेस्ट करेगी, तो वो क्या करेंगे? वो एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाएंगे। एप्लीकेशन कहां लगेगी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट,
सिर्फ इन दो कोर्ट्स के पास पावर है कि वो एंटिसिपेटरी बेल दे सकते हैं। इनसे नीचे या इनसे अलग कोई भी लोअर कोर्ट होगी। एक सेकेंड, ये पेन रुक गया है, आ गया शायद, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी सॉरी, ये पेन रुक गया था। चलो हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन कहां लगी? कोर्ट ऑफ सेशन में लगी, हाई कोर्ट में लगेगी। तो कुल मिला के क्या है, मजिस्ट्रेट के पास एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन एंटरटेन करने की पावर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बार बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो प्लीज इसको आप ध्यान कर लीजिए कि कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट में ही एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लग सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं देख लेता हूं कि अभी तक इंट्रोडक्शन में कुछ और तो बात नहीं थी। हाँ जी, चलिए ठीक है। तो अब कुल मिलाकर एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगेगी। एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन में अक्यूज्ड को या जो भी एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहा है उसको दो चीज प्रूव करनी पड़ेगी अपनी एंटिसिपेटरी बेल के लिए। पहली चीज, देयर आर रीजनेबल एप्रीहेंशन कि उसका अरेस्ट होगा, और दूसरी कंडीशन कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर ग्रांट ऑफ बेल। भाई सिर्फ आपका अरेस्ट होगा इसलिए आपको बेल मिल जाए ये तो नहीं होगा ना, आपके पास बेल के रीजंस भी तो होने चाहिए। जो कंडीशंस हमने पिछले एपिसोड में की थी, जिन कंसिडरेशंस को कोर्ट कंसिडर करता है, वो कंसिडरेशंस आपके फेवर में होने चाहिए, तभी आपको बेल मिलेगी ना। तो ये दोनों पॉइंट आपको कोर्ट के सामने प्रूव करने हैं। आपको ये भी प्रूव करना है कि एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है, क्योंकि अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं बना तो एंटिसिपेटरी बेल का लॉजिक ही नहीं आता, क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल का लॉजिक सिर्फ तब आता है जब रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट हो। ठीक है जी, उसके बाद सिर्फ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट प्रूव कर दें इससे भी काम नहीं चलेगा, आपको यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है कि आपको बेल मिले। और वो रीजनेबल ग्राउंड कहां से क्राइटेरिया उठाएंगे? हम पिछले एपिसोड में जो हमने कंडीशंस ऑफ बेल की थी वही कंडीशंस यहां पर भी अप्लाई होगी। ठीक है जी, अब देखिए अक्यूज चला गया है जी कोर्ट में, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट। अब होगा क्या, वहां का प्रोसीजर समझते हैं। एप्लीकेशन जाने के बाद दो चीजें होंगी, या तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, भाई मैं आपको बेल एंटिसिपेटरी बेल नहीं दे रहा हूं, या फिर को थोड़ी देर के लिए रोक के रखते हैं। पहले रिजेक्शन ही समझते हैं फिर इस पर आएंगे। देखिए अगर उसकी एप्लीकेशन उसने रिजेक्ट कर दी तो अब पुलिस उसको किसी भी समय अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, और अगर पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया तो अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ रेगुलर बेल का ऑप्शन है। जो रेगुलर बेल की एप्लीकेशन लगती है सिर्फ वो वही बेल लगा सकता है, और अब एंटिसिपेटरी बेल का ऑप्शन उसके लिए खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्यों? एंटिसिपेटरी बेल कब लगती है? एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट, मतलब अभी अरेस्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ अरेस्ट का एंटीसिपेशन है। तो जैसे ही अरेस्ट हो गया तो इसका मतलब एंटिसिपेटरी बेल नहीं लग सकती, क्योंकि अरेस्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ रेगुलर बेल लगेगी। तो यहां पर आप ये इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के पास जब एप्लीकेशन गई है तो उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन वो रिजेक्ट कर दे, और दूसरा ऑप्शन अभी हम डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन रिजेक्ट कर दे, और रिजेक्ट करने के बाद पुलिस अगर उसको अरेस्ट करती है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। और अरेस्ट के बाद उसके पास सिर्फ और सिर्फ रेगुलर बेल का ऑप्शन बचता है, एंटिसिपेटरी बेल का ऑप्शन उसका खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्या ऑप्शन उसके पास हो सकता है कोर्ट के पास। देखिए जनरली हम देखते हैं कि जब हम रिजेक्शन की बात करते हैं, रिजेक्शन ऑफ बेल, तो लॉजिकली दिमाग में आता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ बेल, भाई एक्सेप्ट कर ली उसकी बेल एप्लीकेशन। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल के मामले में यह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए अक्यूज्ड को डर है कि उसका अरेस्ट होगा, अक्यूज ने एंटीसिपेटरी बेल लगा दी, तो ये पार्टी 1 हो गया अक्यूज्ड। अब पार्टी 2 कौन है? पार्टी 2 है प्रोसिक्यूशन। लेकिन जब एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन आई है तो प्रोसिक्यूशन को तो कोई जानकारी है ही नहीं। तो अगर हम अक्यूज्ड को सीधा बेल ग्रांट कर दें और प्रोसिक्यूशन को क्योंकि कोई जानकारी नहीं है, तो प्रोसिक्यूशन ने तो आके उस बेल का अपोज किया ही नहीं, अपनी कोई वैलिड बात रखी ही नहीं, तो डोंट यू थिंक इट विल बी अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस? नेचुरल जस्टिस क्या कहता है? नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि आप कुछ भी
डिसाइड करें उससे पहले आपको सभी पार्टीज की बात सुन लेनी चाहिए। सभी पार्टीज को आपको मौका देना है कि वो अपनी अपनी बात कहें, उनकी बात सुनने के बाद आप डिसीजन लेंगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एंटीसिपेटरी बेल लगा दी और अक्यूज्ड की बात सुन ली और प्रोसिक्यूशन की ना सुनी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो अभी पिक्चर में आया ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि प्रोसिक्यूशन को तो पता ही नहीं है कि भैया एंटीसिपेटरी बेल फाइल हो चुकी है। तो ऐसे में फंडा ये है कि सीधा एक्सेप्टेंस का कोई प्रोविजन नहीं है, पहले ही आप एक्सेप्ट कर लें। तो कोर्ट क्या करेगा, उसको चेक करते हैं। कोर्ट नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग देगा, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो अपने पास क्या ऑप्शन हुए, अपने पास ऑप्शन हो गया पहला रिजेक्शन और दूसरा एक्सेप्टेंस नहीं, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। और एक्सेप्टेंस क्यों नहीं वो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि अभी तक कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को तो सुना ही नहीं है। अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग का पर्पस मैंने बता दिया, ताकि प्रोसिक्यूशन को भी अपनी बात कहने का मौका मिले, इसलिए नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग रखी गई है। इसके लिए एक सेकंड, 1A सेक्शन 438 का 1A देखिए आप। एक सेकंड में बेरेक में निकाल लेता हूं। ओके just give me a second. There is some problem in my BEREC। हालांकि I downloaded this from a government website, बट इसमें कुछ 1A और 1B वो वाले प्रोविजंस नहीं है। चलिए मैं आपको वैसे बता देता हूँ। लेट्स नॉट मार्क इन द BEREC। आप अपने BEREC खोल लीजिए, क्योंकि मेरे पास जो हार्ड कॉपी है BEREC की, उसमें मैंने चेक किया है कि सेक्शन 1A ही है, लेकिन दिस सॉफ्ट कॉपी इज नॉट हैविंग दैट प्रोविजन। चलिए, तो मैं आपको बोल रहा था कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लगा दी गई है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग का पर्पस क्या है? नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग का पर्पस है कि हम एक अपॉर्चुनिटी देंगे प्रोसिक्यूशन को कि वो आके बताएं कि हमें इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो सिर्फ हम अक्यूज्ड को सुन के अपना फैसला ले लें वो ठीक बात नहीं है, हम दोनों पार्टीज को सुनेंगे। तो इस चीज के लिए सेक्शन 1A कहता है कि जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होगी वो कम से कम 7 दिन के बाद होगी, और 7 दिन का नोटिस किसको दिया जाएगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और एसपी को, उस डिस्ट्रिक्ट के एसपी को जिस डिस्ट्रिक्ट का वो मामला है। ठीक है जी, ये नोटिस उनको दे दिया गया। अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है, नोटिस से अलग जो इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है वो ये आती है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग की भी 2 ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच ये है, आपने नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तो दे दी, लेकिन साथ में आपने इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी। इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल का क्या मतलब है? मान लीजिए उसकी सुनवाई हुई 7/1/2021 को, और जो नेक्स्ट डेट लगी है वो लगी है 18/1/2021 को। तो इस ड्यूरेशन के दौरान अक्यूज को प्रोटेक्शन दे दिया इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल के रूप में, कि भैया जब तक हम फाइनल डिसाइड ना कर लें। फाइनल डिसाइड कब करेंगे? दूसरी पार्टी को सुनने के बाद, प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद। ठीक है, तो फाइनल डिसीजन आपका आना है यहां पर। लेकिन अक्यूज की एप्लीकेशन आपने पहली बार कब सुनी? यहां पर। तो इस दौरान भी तो भैया अक्यूज को कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। तो इस दौरान के लिए उन्होंने क्या किया? इंटरिम एप्लीकेशन उसकी अलाउड कर दी, इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल। इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल का क्या मतलब है? इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल का मतलब है कि जब तक फाइनल हियरिंग नहीं होती है, इस पर जब तक प्रोसिक्यूशन को नहीं सुनते और कोर्ट फाइनल डिसीजन नहीं लेता है, तब तक उसके पास एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान है। जैसे ही फाइनल हियरिंग हुई, तो फाइनल हियरिंग में 2 चीजें होंगी भाई, या तो आपकी बेल को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर बेल को एक्सेप्ट कर लिया तो इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एंटीसिपेटरी बेल। उसको एंटीसिपेटरी बेल जो है वो मिल गई। और अगर बेल रिजेक्ट हो गई
तो जो इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और उसकी कैंसिलेशन के लिए कोर्ट को कोई अलग से ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरिम का मतलब था उस दौरान तक, जब तक हम डिसाइड नहीं करते। यार ये पेन फिर से गड़बड़ कर रहा है जी। जब तक हम डिसाइड नहीं करते तब तक आपके पास इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल है, लेकिन जैसे ही हमने डिसीजन ले लिया, अगर आपके फेवर में लिया तो आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाएगी, और अगर आपके अगेंस्ट लिया, आपकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो जो आपकी इंटरिम एप्लीकेशन थी वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी। उसके लिए अलग से ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं विदाउट इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल। देखिए यहां पर क्या था, कोर्ट ने उस दौरान के लिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे दिया था, इस पीरियड के लिए प्रोटेक्शन दे दिया था, लेकिन कोर्ट ऐसा भी तो कह सकता है कि नहीं भाई मैं तो फाइनली डिसाइड करूंगा, बीच का कोई प्रोटेक्शन नहीं। तो यहां पर क्या है कि उसे कोई भी इंटरिम रिलीफ नहीं दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग दे दी। इसी एग्जाम्पल को देखते हैं, मान लीजिए 7/1/2021। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इज, जब उसे फाइनली डिसाइड करना है प्रोसिक्यूशन को सुन के, वो 18 की है। इस पीरियड के दौरान उसे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अगर प्रोटेक्शन नहीं है तो क्या पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है? द आंसर इज यस। सिंपल सा लॉजिक लगाइए यार, उसकी एप्लीकेशन डिसाइड होनी है 18 तारीख को, 7 से 18 के बीच में उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि उसको किसी भी तरीके की इंटरिम रिलीफ नहीं दी है। तो अगर इंटरिम रिलीफ नहीं है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, और जैसे ही पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया तो उसकी एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब इस तारीख को उसकी सुनवाई होगी तो उस दिन अक्यूज्ड ऑलरेडी अरेस्टेड है, और एंटिसिपेटरी बेल का पहला फंडा यह है कि अक्यूज्ड अरेस्ट नहीं होना चाहिए तब तक। तो अगर अक्यूज्ड अरेस्ट हो चुका है, मान लीजिए अक्यूज्ड यहां पर अरेस्ट हो गया, 10 तारीख को अक्यूज जो है वो अरेस्ट कर लिया गया पुलिस ने, तो इसके बाद जब फाइनल डेट ऑफ हियरिंग आएगी तो उस दिन अक्यूज क्या है? अरेस्टेड है। अगर अक्यूज अरेस्टेड है तो एबी का फंडा खत्म, क्योंकि एबी कब मिलती है? जब अक्यूज अरेस्ट ना हुआ हो। तो अब अक्यूज क्या कर सकता है? वो रेगुलर बेल लगा सकता है भैया। अब वो क्या करेगा? वो रेगुलर बेल एप्लीकेशन लगाएगा, लेकिन अक्यूज्ड एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन नहीं लगा सकता। तो आई होप ऑल दीज फंडामेंटल्स आर क्लियर। मैं थोड़ा सा 1 मिनट में रिवाइंड कर देता हूं। जब आपकी एप्लीकेशन जाएगी तो या तो वो रिजेक्ट करेगा तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, ठीक है, और अरेस्ट कर लिया तो आपको रेगुलर बेल लगानी पड़ेगी। दूसरा है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग दे दी। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 2 तरीके से दी जा सकती है। पहला इंटरिम रिलीफ के साथ, इंटरिम रिलीफ है तो आपको प्रोटेक्शन है, और दूसरा है विदाउट इंटरिम रिलीफ। विदाउट इंटरिम रिलीफ में आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर पुलिस ने उस दौरान आपको अरेस्ट कर लिया तो आपकी एंटिसिपेटरी बेल गई, अब आपको रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग का फंडा क्या है? नेचुरल जस्टिस, कि भैया हम प्रोसिक्यूशन को भी सुन लें कि उनका क्या कहना है कि बेल ग्रांट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और तभी हम फैसला करें। तो 7 डेज नोटिस, ये 7 डेज आप याद कर लीजिएगा, सेक्शन 1A में दिया गया है, अपने बेल एक्ट में आप इसे मार्क कर लीजिएगा। 7 डे ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि कितने दिन का नोटिस दिया जाएगा, किस किस को दिया जाएगा? ये पीपी को दिया जाएगा और एसपी को दिया जाएगा। अब देखिए इसमें ना ये क्या कैच कर सकते हैं एमसीक्यू बनाते वक्त, ये कह सकते हैं भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और एसएचओ, ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन, नहीं, आपको ध्यान करना है कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ही ये नोटिस दिया जाएगा कि वो आकर अपनी बात रखें। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। आगे चलते हैं। लेट मी चेक इफ एनीथिंग इज लेफ्ट टू बी डिस्कस्ड। नहीं जी, कुछ भी लेफ्ट नहीं है। अब आगे का प्रोविजन देखते हैं। देखिए अब देखते हैं हम सेक्शन 1B। सेक्शन 1B क्या कह रहा है? सॉरी 438 का 1B, आई होप वो आप इतना तो समझेंगे ही, ठीक है। सेक्शन 438 का 1B ये कह रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट में कि जब फाइनल हियरिंग हो तो अक्यूज्ड फाइनल हियरिंग में प्रेजेंट हो, अक्यूज की प्रेजेंस का
वो एप्लीकेशन लगा सकता है कि आप अक्यूज को ऑर्डर कीजिए कि फाइनल डेट ऑफ हियरिंग पे अक्यूज वहां पर मैंडेटरली प्रेजेंट हो। अब पीपी ने तो एप्लीकेशन लगा दी, क्या कोर्ट मानेगा? भैया कोर्ट का डिस्क्रिशन है। ऐसा नहीं कि पीपी ने लगाई तो कोर्ट को मैंडेटरली मानना ही मानना पड़ेगा। नो, इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। डिस्क्रिशन है कोर्ट का। और डिस्क्रिशन क्या कहता है? डिस्क्रिशन ये कहता है कि कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करे और देखे कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस किसकी तरफ इशारा करता है। अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, इफ द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड, तो कोर्ट उस अक्यूज्ड को ऑर्डर करेगा कि फाइनल डेट ऑफ हियरिंग पर आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना है। और अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस का कोई लेना देना नहीं है तो वो ये ऑर्डर नहीं करेगा। प्रैक्टिकली जनरली देखा जाए तो कोर्ट ये ऑर्डर देने से बचता है। कोर्ट जनरली ऑर्डर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इस ऑर्डर के मिसयूज होने के चांस है। कैसे मिसयूज होने के चांस है? मान लीजिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भैया फाइनल डे ऑफ हियरिंग को आपको आना है। अक्यूज्ड आ गया, ये अक्यूज्ड है, ये अक्यूज्ड है, ये आ गया, ये कोर्ट है। अब हुआ क्या? फाइनल डे ऑफ हियरिंग पे इसकी जो एप्लीकेशन थी रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट करते ही, क्योंकि अक्यूज्ड वहीं कोर्ट कंपाउंड में प्रेजेंट है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। तो बिना बात इसका मिसयूज हो गया ना। अगर रिजेक्ट, देखिए अगर एक्सेप्ट हो गई इसकी एप्लीकेशन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मान लीजिए उस दिन रिजेक्ट भी तो हो सकती है ना। तो रिजेक्ट होते ही हमने क्या किया? अक्यूज्ड को वहीं पर कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर दिया, अरेस्ट कर लिया। तो इसके मिसयूज होने के चांसेस हैं। इसलिए बेशक पीपी ये एप्लीकेशन लगा सकता है सेक्शन 1B में, 438(1)(b) में, लेकिन उसके बाद कोर्ट अपना डिस्क्रिशन अप्लाई करेगा और कोर्ट देखेगा कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है या नहीं। अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस होगा तभी वो अक्यूज की प्रेजेंस को मैंडेटरली ऑर्डर करेगा, अदरवाइज अक्यूज को प्रेजेंट नहीं कहने के लिए, प्रेजेंट होने के लिए नहीं कहा जाएगा। ये कोर्ट देखेगा ताकि उस प्रोविजन का मिसयूज ना हो। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कोर्ट कंसिडर करेगा एंटीसिपेटरी बेल देते हुए। आप बेरेक्ट निकालिए सेक्शन 438 का सब सेक्शन 1। प्लीज मार्क इट बेरेक्ट। अब इसको भी क्या हो गया भाई, तू तो चल जा। आई एम सॉरी बट दिस इज हैंग्ड। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड यार। सारी मेहनत खराब जाने के चांस हैं क्योंकि ये हैंग हो गया है। मैं वीडियो को रोक भी नहीं पा रहा हूँ, ताकि मैं यहीं पे रोक दूँ और अगले एपिसोड में इसको कंटिन्यू कर लें। आई डोंट नो व्हाट टू डू, लेट मी चेक। शिट। The video is not stopping. यार